नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए देखते हैं आज के आर्टिकल्स। पहला आर्टिकल हमारा वेज कोड से संबंधित है। कोड ऑन वेजेस 2019 पारित किया गया था, तो इसका अभी इम्प्लीमेंटेशन बचा हुआ है। इसी के बारे में ये बात करता है कि इसमें कौन कौन से बदलाव लाए हुए हैं। जो हमारा दूसरा आर्टिकल है वो महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पे है कि जो हमारे अनुसंधान है, जो हमारा रिसर्च है, रिसर्च के जो इंस्टीट्यूशंस है, उनमें कितना वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का और कितना और बढ़ाया जा सकता है, इस और सरकार ने क्या कदम उठाया है अभी हाल ही में, उसके बारे में ये आर्टिकल चर्चा करता है। तीसरा जो हमारा आर्टिकल है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित है, जिसे हम मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। अंत में न्यूज इन फ्लैश है, जिनमें हम महत्वपूर्ण समाचारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ूं उससे पहले लॉ सीखो की ये कुछ कोर्सेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशियरी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये और कुछ कोर्सेस है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो चलिए आज का हमारा एमसीक्यू देख लेते हैं। वो यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अध्यक्ष, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। ऑप्शन ए है हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री, ऑप्शन बी है हमारे राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन डी है फाइनेंशियल सेक्रेटरी, जो कि फाइनेंशियल सचिव होते हैं आरबीआई के वो। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो वर्णात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं आज का। वो ये है कि हाल के श्रम कानून सुधारों से उद्योगों और श्रमिकों की चिंताओं को संतुलित किया गया है। कोड ऑन वेजेस 2019, जो कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं वेतन संहिता 2019 के संदर्भ में एक आलोचनात्मक मूल्यांकन करे। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो चलिए कोड ऑन वेजेस 2019 जो है, वेतन संहिता 2019 जो है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये समाचार में क्यों बना हुआ है, तो हाल ही में गवर्नमेंट ने ये प्लान करा था कि जितने भी हमारे लेबर लॉस है उनके रिफॉर्म्स के लिए हम सारे लॉस को कंपाइल करके 4 कोड के फॉर्म में, 4 संहिता के फॉर्म में हम इसे पारित करें। तो 2019 में सबसे पहले कोड ऑन वेजेस पारित किया गया। उसके बाद में अभी हाल ही में राज्यसभा से 3 कोड पास किए गए, जो कि पहला इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित है, दूसरा सोशल सिक्योरिटी से है, और जो तीसरा था वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से संबंधित था। तो ये बचे हुए 3 कोड थे। तो पहला जो कोड है जो कि पहले पारित किया गया था, कोड ऑन वेजेस, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्या है ये कोड ऑन वेजेस 2019, जिसे हम वेतन संहिता 2019 कहते हैं, वो क्या है। तो ये 4 कानूनों को कंपाइल करता है, कंसोलिडेट करता है, एक साथ लाता है। ये 4 कानून कौन कौन से थे जो इससे पहले थे, उनमें से जो पहला कानून है वो है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, जिसे हम मजदूरी भुगतान का अधिनियम कहते हैं। उसके बाद में दूसरा कानून था वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था, तीसरा बोनस भुगतान अधिनियम, और चौथा समान पारिश्रमिक अधिनियम। तो ये 4 एक्ट को कंसोलिडेट करके कोड ऑफ वेजेस 2019 लाया गया। अब ये जो एक्ट है, राइटर बताते हैं कि इस एक्ट को तो आपने लेकर आ गया, लेकिन आप जब इसकी लागू करने की बात करते हैं तो ये अपने आप में अधूरा है जब तक इसके रूल्स नहीं आते हैं, जब तक इसके नियम नहीं आते हैं। तो हर एक्ट होता है, एक्ट के अंदर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं कि कैसे जो स्थिति है वो काम करेंगी, कैसे रिलेशनशिप ड्राइव होगा, ठीक है, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो नियम काफी डिटेल्ड में, जो आपके एक नियमावली रहती है, काफी डिटेल में कैसे काम किया जाना है, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी, इसके बारे में बताता है। तो राइटर ने यहाँ पे यही बताया कि आपने एक्ट पारित कर दिया लेकिन रूल्स अभी भी नहीं इन्फोर्स हुए हैं, तो ये एक्ट अपने आप में इसका लागू होना अभी भी हम अधूरा मान सकते हैं। उसके साथ में ये जो चारों कोड लाए गए, एक चारों कोड की इन्होंने साथ में बात की गई है कि चारों कोड में पिछले जितने भी कानून थे हमने लगभग सबको लेकर आ गए, लगभग सब समान ही है, केवल जो निम्न अभी बताए गए हैं उनको छोड़ के। तो ये निम्न कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से कंसेप्ट है जो नए लाए गए हैं। सबसे पहला है प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग मिनिमम वेजेस। तो जो न्यूनतम वेतन था उसका एक जो कार्य प्रणाली होती थी, उसकी जो एक प्रोसीजर होती थी, उसमें एक बड़ा बदलाव लाया गया है, जो कि एक न्यू चीज है, जो कि पहले नहीं थी। उसके बाद में जो फाइन होता है, जो अर्थदंड होता है, उसके बाद में डिडक्शन होता है वेजेस में। मान लीजिए अगर कोई वर्कर से कोई गलती हो गई तो उसके चलते जो मालिक होता था, जो उद्योजक होता था, वो उसका डिडक्शन करता था, उसके वेतन में से कमी करता था, उसके वेतन में कटौती करता था। तो उस पर भी लिमिट लाई गई है। तो ये एक और नई चीज है। उसके अलावा जो तीसरी है वो बोनस से संबंधित है। ये न्यूनतम और अधिकतम बोनस
कितना होगा। उसके बाद में अगर आपका सरप्लस आता है तो सरप्लस कैसे आवंटित होगा वर्कर्स में, ठीक है, उद्योजक और वर्कर में कैसे आवंटित होगा और ये कैसे उनको मिलेगा उसके बारे में बात करता है। उसके बाद में जो हमारा वेजेस है, जो वेतन है, उसको जनरल न्यूट्रल बनाने की बात की गई है। मतलब यहाँ पे समान अधिकार दिए हैं पुरुष और महिलाओं को कि उनका जो वेतन है वो समान होगा। तो इससे संबंधित भी इसमें प्रावधान लाए गए। तो उसके अलावा जो कोड ऑन वेजेस, इसके स्पेसिफिक कुछ फीचर देख लेते हैं हम कि वो क्या है। तो सबसे पहले तो वर्कर का जो कामगार का जो डेफिनेशन था वो वैसा का वैसा ही बनाया रखा गया। सिर्फ उसमें एक ये और बदलाव लाया गया कि अब जो सुपरवाइजरी कैटेगरी में, जैसे वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर रहता है, तो उसको भी वर्कर की डेफिनेशन में लाया गया है। उससे पहले और जो दूसरा एक फीचर है वो ये बताया गया, ये दूसरा बिंदु ये है कि पहले एक सीमा होती थी कि अगर 1000 वर्कर है तो आप पर मिनिमम वेजेस एक्ट या मिनिमम कानूनों का मिनिमम वेज का जो कानून है वो आप पर अप्लाई होगा। लेकिन इस न्यू कोड में, इस न्यू संहिता में, इस न्यू कानून में ये जो एक चीज होता था, ये जो कैपिंग होता था वो हटा दिया गया। तो अब आपके इसमें कितने भी वर्कर हो वो मायने नहीं रखता, आपको कोड ऑन वेजेस का पालन करना ही होगा। उसके साथ में केंद्र सरकार ने यहाँ पर एक पावर रखी है फ्लोर वेज तय करने की। फ्लोर वेज क्या होता है कि मिनिमम कितना वेज, कितना वेतन होना चाहिए। तो राइटर बताते हैं कि इसका प्रभाव इतना नहीं बढ़ सकता है क्योंकि जो राज्य है, जो स्टेट्स है, उन्होंने ऑलरेडी मिनिमम जो वेज का जो लिमिट है वो अपने आप में तय करके रखा है, जो कि केंद्र सरकार के दिए हुए मानक से कहीं ज्यादा हाई है। उसके अलावा जब हम इनके इसके इन्फोर्समेंट की बात करते हैं, तो इसको लागू करने की बात करते हैं, तो उसमें क्या बड़े बदलाव आएंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंस्पेक्टर होता था जो कि जांच करता था कि बराबर जो कानून के प्रावधान है, जो लेबर कानून के प्रावधान है, वो अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इंस्पेक्टर का ये काम होता है, जैसे नाम से ही पता चलता है आपको, इंस्पेक्ट, जांच करना सिर्फ। लेकिन अब इंस्पेक्टर जो होगा वो सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं होगा, वो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा। मतलब आपको जांच तो करनी है, साथ में आपको उनको सहयोग भी करना है कि वो कैसे कानून का पालन कर पाए। तो उनको एडवाइस करना है, उनको सहायता करनी है यहाँ पे एम्प्लॉयर्स की भी और वर्कर्स की भी, कि वो कानून का पालन कर सके। और उसके साथ में उनके पास में इंस्पेक्शन का पावर भी होगा ही। उसके साथ में जो क्लेम मैकेनिज्म होता था, जैसे आपका कोई भी क्लेम हो तो वो कैसे किया जाएगा, उसका मैकेनिज्म सेट किया गया है। सेक्शन 45 में बताया गया है कि इट विल बी हर्ड एंड डिटरमाइंड बाय एन अथॉरिटी नॉट बिलो गैजेटेड ऑफिसर। तो अगर आपका कोई भी क्लेम होता है तो गैजेटेड ऑफिसर के रैंक के या उसके ऊपर का जो भी व्यक्ति होगा वो अब ये डिटरमाइन करेगा, वो अब इसको निर्धारित करेगा। उसके साथ में अगर आपको उससे आपत्ति होती है उनके निर्णय से, तो आप अपील कर सकते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में। तो चलिए पेनाल्टी से संबंधित भी देख लेते हैं। तो पहले जो पेनाल्टी थी ये बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था कि भारत में जो कानून है वो लेबर के इतने फेवर में नहीं है, क्योंकि पेनाल्टी जो लगाई है आपने एम्प्लॉयर्स पे, जो उद्योजक पे, वो काफी कम है। यही चीज कही गई है पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जो कि 1982 में हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया था कि इफ वायलेशन ऑफ अ लेबर लॉस आर ओनली पनिश्ड विद मीगर फाइन्स इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इंड्योर ऑब्जर्वेंस। तो अगर आप इतने कम फाइन, इतना कम अर्थदंड रखेंगे तो ये काफी मुश्किल होगा कि आप इस कानून का पालन करवा पाए। तो उससे जुड़े हुए भी जो पावर है कि कौन फाइन तय करेगा, तो कानून में ऐसा कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी बनाई हुई है, ये लचीलापन बनाया हुआ है कि सेक्शन 52 में दिया गया है कि ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ एन अंडर सेक्रेटरी विल हैव पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन प्लेस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो पहले कानून में तय किया गया था कि अगर ये पेनल्टी होगा तो ये, अगर आप प्रावधान का ब्रीच करते हैं, ये प्रोविजन को आप वायलेशन करते हैं, तो आप पे इतना रुपए दंड होगा। लेकिन अब ये चीज हार्ड चीज नहीं बना के, काफी रिजिड होती थी, इसको हटा दिया गया है और अब ये पावर जो है वो अंडर सेक्रेटरी या उससे ऊपर के जो भी ऑफिसर है उसके पास में रखा गया है। अब यहाँ पर एक और मुद्दा ये आ जाता है कि जो पेनाल्टी तय करने का अधिकार है वो आपने अंडर सेक्रेटरी या उससे उच्च जो भी रैंक का व्यक्ति है उसके पास में दिया है। बट ये जो पावर होता है ये तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। जनरली अगर हम हमारे दूसरे केसेस देखते हो तो ये पावर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में होता है, जो कि हमारा न्यायिक ऑफिसर होता है। अब
न्यायिक अफसर का जो काम है वो आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को दे रहे हैं। तो यहाँ पर राइटर ने बताया है कि ये कॉन्ट्रवेंशन है आर्टिकल 50 का। आर्टिकल 50 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का? आर्टिकल 50 कहता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज। तो यहाँ पर आपको सेपरेशन ऑफ पावर का ख्याल रखना है कि जुडिशियल फंक्शन में एग्जीक्यूटिव ना जाए और एग्जीक्यूटिव के फंक्शन में जुडिशरी नहीं जाए। सेम चीज हमको सेक्शन 21 ऑफ बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट जो 1976 का था उसमें भी देखने को मिला। तो सेक्शन 21 जो यहाँ पर तय करता था कि जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो पेनाल्टी तय करेगा, इस कानून को, इस पर्टिकुलर सेक्शन को चैलेंज किया गया कोर्ट में और यहाँ पर उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया। तो हो सकता है ये सेक्शन 52 जो है वो आगे चल के चैलेंज हो कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर ब्रीच है जुडिशियल पावर का यहाँ पर। उसके साथ में सेक्शन 56 भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जम्प्ट करता है एम्प्लॉयर को किसी भी पेनल प्रोविजन से, किसी भी दंड से। किस केस में? उस केस में जहां पर उसने ड्यू डिलीजेंस, एक जो सतर्कता बरतनी चाहिए वो उसने बरती हुई है। तो चलिए हमारा दूसरा आर्टिकल देखते हैं जो कि है साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड जेंडर इक्वलिटी। तो कुछ दिन पहले हमने हमारी राजनीति में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व रहना चाहिए और यथास्थिति क्या है अभी भारत में और दूसरे देशों में, उसकी बात की थी। तो आज हम बात करेंगे कि जो हमारे अनुसंधान इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है, जो हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, उसमें महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा है और इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाया। तो सरकार में अभी न्यूज में ये इसलिए बना हुआ है, समाचार में इसलिए क्योंकि सरकार ने एक कदम उठाया है कि अब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है, जो कि हमारे साइंस प्रीमियर इंस्टीट्यूट माना जाता है देश का, उसकी रैंकिंग तय होगी। इस मापदंड पे एक मापदंड ये तय किया गया है कि वहां पे वुमेन का, महिलाओं का कितना प्रतिशत है, कितना प्रपोर्शन है उस इंस्टीट्यूट में। तो अगर एक मापदंड ये तय कर दिया, मान लीजिए कुछ पॉइंट इसके तय करेंगी सरकार, ऑब्वियसली जो सिस्टम है हमारा, तो यहाँ पर अगर प्रपोर्शन ज्यादा है तो आपको उस पर्टिकुलर मापदंड में, उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, अगर नहीं है तो आपको कम मिलेंगे। तो ये बहुत जरूरी हो जाएंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए कि वो बराबर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बनाए रखे, रिप्रेजेंटेशन बनाए रखे, प्रपोर्शन बनाए रखे यहाँ पर। अब बात ये है कि इंस्टीट्यूट्स को ऐसे कदम उठाने की जरूरत है कि वो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज लाए, उसके साथ में महिलाओं के लिए ऐसी एक कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे जिससे महिलाएं इंस्टीट्यूट्स में बनी रह पाए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है वो घर के कामों के लिए होती है, तो उसके लिए बहुत बार देखने को मिलता है कि वो नौकरियों में इतना नहीं आती है। तो यहाँ पर अगर एम्प्लॉयर उनके लिए या जिस इंस्टीट्यूट में वो काम करते हैं उसके लिए अगर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो जरूर इसमें सुधार आने की कुछ गुंजाइश है। तो थोड़े हमारे आंकड़ों की तरफ नजर देख लेते हैं कि इंडियन वुमेन साइंटिस्ट हमारे देश में, जो महिला वैज्ञानिक है, वो कितने हैं। 2005 के अगर हम आंकड़े देखें तो नंबर ऑफ वुमेन एंटरिंग इन यूनिवर्सिटी टू स्टडी साइंस इंक्रीज बाय 30% फ्रॉम 1950। तो साइंस पढ़ने वाली, जितने विज्ञान पढ़ने वाली महिलाएं हैं, 1950 की दृष्टि में अगर हम अभी के आंकड़े 2005 के देखें तो उसमें 30% का इजाफा हुआ है। लेकिन वही अगर हम देखें कि ये डॉक्टरल रिसर्च जो है, जो कि अनुसंधान में या पीएचडी में कितने या टीचिंग में कितनी महिलाएं जाती है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ड्रॉप दिखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कमी देखने को मिलती है। वही चीज हमको आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में भी देखने को मिलती है कि यहाँ पे जो महिला प्रोफेसर है, जो महिला फैकल्टी है, वो काफी कम है। तो राइटर ने बताया इसके पीछे रीजन सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये हो सकते हैं कि यहाँ पर महिलाओं को एक दुविधा आ जाती है कि वो फैमिली का भरण पोषण पे ध्यान, मतलब फैमिली को संभालने पे ध्यान दे, कि वो अपने अनुसंधान करियर के, रिसर्च करियर के बारे में ध्यान दे। तो यहाँ पर एक डिलेमे का सिचुएशन होता है, एक निर्णय लेने का सिचुएशन हो महिलाओं को, और बहुत सी महिलाएं जो है वो फैमिली को चुनती है ओवर हर करियर। तो इसीलिए एक ड्रॉप आउट का रीजन हो सकता है। उसके बाद में जो दूसरा बिंदु है वो ये बताया गया है कि साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स have not given much thought to redesigning their system to accommodate talented women। तो आपका जो सिस्टम है, ठीक है, पहले महिलाओं की शिक्षा काफी कम थी, अभी उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन जो हमारे इंस्टीट्यूट है, जो हमारे एम्प्लॉयर्स है, वहां पर अभी भी ऐसा सिस्टम नहीं डेवलप हो पाया है कि वो महिलाओं के लिए एक बराबर एक सुविधा प्रोवाइड करता हो। जैसे आपके हर इंस्टीट्यूट में एक चाइल्ड केयर फैसिलिटी होना चाहिए, जैसे हम स्टेशन पे देखते हैं
कि एक स्पेशल रूम होता है वहां पर, जो कि बीबीज जो होते हैं उनके फीडिंग के लिए होता है, कि महिला उनको उनके बच्चों को जाके वहां पर फीड कर सकते हैं, उनके इन्फेंट्स को जाके वहां पे फीड कर सके। लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था हमको इंस्टीट्यूशंस में नहीं देखने को मिलती, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जरूरी है कि ये जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पर अगर महिलाओं का आपको प्रपोर्शन बढ़ाना है तो आपको अपने सिस्टम को रीडिजाइन करने की बिल्कुल यहाँ पे जरूरत है। उसके बाद में अभी की अगर हमारा जो पेंडेमिक का दौर है, जो महामारी का दौर है कोविड-19 का, और इसमें महिलाओं का क्या प्रभाव डाला है उसको देख ले, तो बिल्कुल अभी जब हम हमारे टोटल घर में कैद हो गए, अब तो फिर भी हमको थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, पर याद कीजिए वो पहले 1 2 3 महीने जो है, उस टाइम पे आप कंप्लीटली घर पे स्विच हो गए। आपके बच्चे जो स्कूल में जाते थे तो उस टाइम पे आपको एक रिलैक्सेशन टाइम मिलता था महिलाओं को, कि वो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल सकती थी। लेकिन अब जो उनका बच्चा है जो स्कूल जाता था, अब वो भी घर पे रहता है, उनके जो पति होते थे, उनकी फैमिली के सारे मेंबर्स अब वो भी घर रहते हैं, तो इसके चलते उनपे काफी ज्यादा बर्डन आ गया है। और वो जो पहले से नौकरी पेशे में है जो महिला, उनके लिए ये बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि अब उनको नौकरी भी संभालनी है और उनको घर भी अब 24/7 संभालना है। तो इसका रिजल्ट ये हो सकता है कि बहुत सारी औरतों ने नौकरियां छोड़ी भी है और आगे छोड़ने की और सोच भी रही है। तो अब हमारा अगर एकेडमिक्स प्रोफेशन देखे तो ये भी इससे अछूता नहीं रहेगा, राइटर ने ये बताया है। तो चलिए हमारा तीसरा आर्टिकल देख लेते हैं, जो कि हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम मौद्रिक नीति समिति भी कहते हैं, ये समाचार में कैसे है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग जो अक्टूबर 1 को होने वाला है, 1 अक्टूबर को जो होने वाला है, उसको पोस्टपोन कर दिया गया। क्यों पोस्टपोन कर दिया गया? क्योंकि जो कंपोजिशन होता था उसमें कुछ मेंबर्स जो है वो एक्सटर्नल, जो आरबीआई के बाहर के हैं वो होते हैं। तो इनका अभी अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है और इनका टेन्योर भी रिन्यू नहीं किया गया है। तो उसके चलते जैसे बताया है कि 3 मेंबर जो है उनका अभी तक अपॉइंटमेंट जो है वो 2016 को किया गया था, 2020 को एक्सपायर होने वाला है, तो उसको रिन्यू करने की आवश्यकता है। तो इसी की कमी में अभी ये मीटिंग जो है इनका पोस्टपोन कर दिया गया। तो अभी देखने वाली बात रहेगी कि सरकार के द्वारा इस और कदम कब उठाया जाएगा, कब न्यू अपॉइंटमेंट्स किए जाएंगे। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तो हमने जान लिया समाचार में, लेकिन ये होता क्या है वो देख लेते हैं। तो ये एक स्टैच्यूटरी कमेटी है दैट फिक्सेस की पॉलिसी इंटरेस्ट एंड मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टेंस अलोंग विद इन्फ्लेशन टारगेट। तो ये एक ऐसी स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी से मेरा यहाँ पर ये मतलब है कि एक कानूनी रूप से बनाई गई एक कमेटी है, जो कि ये तय करती है कि हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या होंगे, उसके अलावा जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसी बनेगी, हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, वो कितना बना रहेगा। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका इंटरेस्ट रेट में इसीलिए हो गई है क्योंकि आरबीआई जो है, आरबीआई बैंकों को लोन देती है, पैसा देती है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर। अब वो जिस इंटरेस्ट रेट पे तय करती है उस बैंक को देने के लिए, अब वो बैंक के पास में पैसा आया तो ऑब्वियसली वो बैंक जो है उस जिस इंटरेस्ट रेट पे मिला है उससे 1 या 2% ज्यादा ही इंटरेस्ट रेट में दूसरे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को देगा लोन। तो यहाँ पर आरबीआई कितने परसेंट पे देती है लोन, जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, वो तय करता है कि वो आगे जो कंज्यूमर है मेरे और आपके जैसे, उनको किस इंटरेस्ट पे जो हमारे बैंक है वो लोन देंगे। तो उसके लिए जो एमपीसी है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। तो कौन कौन मेंबर होते हैं? जो आरबीआई गवर्नर है वो इसके हेड होते हैं। हमारा आज का एमसीक्यू क्वेश्चन का उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया होगा। उसके अलावा और कुछ इंटरनल आंतरिक सदस्य होते हैं। उनमें कौन कौन है? डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। जैसे आपको पता है डेप्यूटी गवर्नर वो जो कि इंचार्ज हो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट के, ये उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, वो भी इसके सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर ये 3 सदस्य होते हैं। उसके अलावा 3 एक्सटर्नल बाहरी सदस्य होते हैं जो कि गवर्नमेंट द्वारा नामांकित होते हैं। तो ये 4 सालों के लिए इनका टेन्योर फिक्स होता है। तो 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी के ये 3 मेंबर अपॉइंट किए गए थे, इन्हीं का टेन्योर अभी खत्म हो रहा है। अब यहाँ पे कोरम की बात की गई है। कोरम क्या होता है कि अगर आपको कोई भी मीटिंग करनी है तो उसके लिए इतने मिनिमम लोगों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखिए ये इसका कंपोजिशन है।
तो अगर मॉनेटरी पॉलिसी का आपको मीटिंग करवाना है तो जो कोरम का रिक्वायरमेंट होता है वो है 4 सदस्यों का, 4 मेंबर्स का। उनमें से एक जो मेंबर है वो एक्सटर्नल मेंबर होना चाहिए, और यहाँ पर जो 3 एक्सटर्नल मेंबर थे, तीनों का ही टेन्योर खत्म हो रहा है। तो इसलिए एक पोस्टपोन का ये कदम उठाया गया। इसके फंक्शंस जैसे कि थोड़ा सा हमने ब्रीफ में डिस्कस ही करा था, तो इसके फंक्शन और देख लेते हैं। ये है डिस्कस डोमेस्टिक इंटरनेशनल सिनेरियो। तो अभी जो घरेलू और जो अंतर्राष्ट्रीय सिनेरियो है वो क्या है, और उसी के बेसिस पे जो रेपो रेट है, जो रिवर्स रेपो रेट है, वो तय करना। उसके साथ में अभी का अगर हम बदलाव देखें तो अभी अभी रेपो रेट जो है वो 250 बेसिस पॉइंट से कम किए गए थे टू 4%। यहाँ पर उसके अलावा कुछ और बदलाव है जो कि होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अभी सरकार अपॉइंटमेंट करती है इनका, कब तक करती है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं न्यूज इन फ्लैश की ओर। तो आज के न्यूज इन फ्लैश क्या है हमारा, जो पहला है वो है श्रीलंका से आ रही है न्यूज। तो श्रीलंका में बैन किया गया कैटल स्लॉटर को, पशु वध को। तो यहाँ पे आपको पता होगा प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की यहाँ पे सरकार है, उनकी कैबिनेट के द्वारा ये बैन किया गया है। ये बैन जो किया गया है ऑन डिमांड ऑफ सिंहला और बुद्धिस्ट ग्रुप जो है इसमें। तो श्रीलंका का अगर आप डेमोग्राफी समझेंगे तो यहाँ पर सिंहली स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग है। सिंहली स्पीकिंग मोस्टली जो है वो बुद्धिस्ट लोग है। तो इनके द्वारा बीफ कंज्यूम करना एक उनके धर्म के अगेंस्ट है, तो इसीलिए इनकी एक पॉपुलर डिमांड पे ये बैन किया गया। उसके अलावा दूसरी खबर यूएई से आ रही है। यूएई ने अभी अभी प्लान किया है कि वो एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करेगा मून के लिए 2024 में। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट जाएगा, इस स्पेसक्राफ्ट जाने वाला ये चौथा देश बनने वाला है। इससे पहले अगर सक्सेसफुल हो जाता तो ये चौथा देश बन जाएगा जो कि सक्सेसफुली वहां पर लैंड करेगा। इससे पहले यूएसएसआर, जो कि अभी रशिया हो गया है, चाइना, ये देश करवा चुके हैं। उससे पहले अगर आपको याद होगा कि चंद्रयान जो था हमारा फेल हो गया था, तो इंडिया, इजराइल और जापान के द्वारा ये लैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाई है। तो पीएम एंड वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएई की शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम, जो कि रूलर ऑफ दुबई एमिरेट है, उन्होंने अनाउंस किया है इस स्पेसक्राफ्ट का नाम नहीं रखा गया है, लेकिन ये जो लूनर रोवर जिस लूनर रोवर से जाएगा उसका नाम है रशीद। तो चलिए क्राइम इन इंडिया 2019 के बारे में देख लेते हैं। 2019 में रिपोर्ट आया है ये कि पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो वुमेन, महिलाएं जो है और जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनसे संबंधित जो क्राइम है उसमें 7.3% का इजाफा हुआ है 2018 से 19 के अगर हम आंकड़े देखें तो। इनमें कौन कौन से बड़े अपराध है वो देख लेते हैं। तो अगर वुमेन से संबंधित, महिलाओं से संबंधित देखें तो क्रुएल्टी का जो है हस्बैंड या उनके रिलेटिव के द्वारा वो 30.9% है। असॉल्ट टू मॉडरेट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन जो है वो 21.8% है। किडनैपिंग, एबडक्शन जो है वो करीब 18% के करीब है, और जो रेप के मामले वो करीब 7.9% है। अगर हम राज्यवार देख ले, स्टेट वाइज देख ले, तो यूपी रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस। तो यूपी में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। उसके साथ में असम की अगर हम बात करें तो असम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन देखने को मिला हुआ है। राजस्थान में हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट देखने को मिले हुए। तो ये राज्यों की स्थिति थी। उसके बाद में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है, उन्होंने ऑन इट्स फर्स्ट टाइम यूज सर्वे, एक मेथड है उससे उन्होंने सर्वे किया, और उसमें कुछ आंकड़े सामने आए हैं वो देख लेते हैं। 18.4% वुमेन पार्टिसिपेटेड इन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, ये उससे सामने आया है, कंपेयर टू 57.3% मैन। तो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में महिलाओं की जो भागीदारी है वो काफी कम देखने को मिली है। उसके साथ में अगर एवरेज टाइम देखें कि मैन और वुमेन, महिला पुरुष कितना देते हैं एम्प्लॉयमेंट में उनके, तो पुरुषों का ये जो आंकड़ा है ये 559 मिनट का है, और वही महिलाओं का जो है वो 333 मिनट्स का है। तो यहाँ पर ये जो पार्टिसिपेशन में डिफरेंस है, तो बहुत हद तक सामाजिक जो हमारी स्थिति है हमारे समाज में, वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारक है कि महिलाओं पर
एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है घर संभालने की, और यही जो एक आंकड़े सामने आए तो इसी से एक जो वेतन में एक जो गैर बराबरी दिखती है, कहीं ना कहीं इसके लिए ये भी एक कारक होता है कि हाँ, महिलाओं का कम पार्टिसिपेशन होता है, पुरुषों का ज्यादा होता है, महिला तो घर में ज्यादा टाइम होती है। पर ये अगर हम कानूनों के हिसाब से देखें और अगर हम मॉरली भी देखें तो ये काफी अपने आप में गलत है। तो देखते हैं कि हमारे समाज में हम इस बराबरी का जो है हमने सपना देखा था, संविधान में एक सपना है हमारा कि यहाँ पे मैन वुमेन का बराबर का पार्टिसिपेशन रहेगा, वो कब तक सक्सेसफुल होता है। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।